हाय स्टूडेंट्स, बीके स्टडी सीसीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी आज के इस टॉपिक को जो इंग्लिश सब्जेक्ट से है ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। आज के टॉपिक में मैं बताने के लिए जा रहा हूँ फिगर ऑफ स्पीच सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी 11th-12th के लिए भी कोर्स में लगा हुआ है फिगर ऑफ स्पीच। तो उसके लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी है, इसलिए इसको सभी ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है या जो पॉइंट वाली बात मैं बताऊंगा उसको नोट करते जाएंगे। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जिसको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। यानी हिंदी और इंग्लिश लगभग भाषा के लिए सजाने के लिए जो कवि या लेखक अपनी भाषा को सुंदर बनाने के लिए जो टैक्टिक्स यूज करता है, विधियाँ यूज करता है, या ये कह लो ग्रामर के ऑप्शंस यूज करता है, उसको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, हिंदी में अलंकार कहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि 7 फिगर ऑफ स्पीच यानी 7 काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच में से मैं 4 आज डिस्कस करूँगा, जो कि है सिमिली जिसको हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। सेकेंड वन मेटाफर जिसको हिंदी में कहते हैं रूपक। थर्ड पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। और फोर्थ है हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एक एक करके इन पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूँगा, पॉइंट बताऊँगा, याद करने के लिए हिंदी में ट्रांसलेशन बताऊँगा, जिससे कि आसानी से आपको कोई किसी भी परीक्षा में इसको पहचान करने में, इसकी डेफिनेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट नंबर है सिमिली। सिमिली जैसा कि इसके हिंदी नाम से पता चल रहा है उपमा अलंकार। तो मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पर लिखने से पहले मैं समझा रहा हूँ, हिंदी में ध्यान से समझना। जहाँ पर कवि अपनी रचना को सुंदर बनाने के लिए किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना आपस में करता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब कवि अपनी रचना को सुंदर बनाने के लिए किन्हीं दो चीज़ों की या दो वस्तुओं की आपस में तुलना करता है और इंग्लिश के कुछ वर्ड यूज करता है, जैसे लाइक, एज, सो आदि। मेन रूप से 3 वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, चाहे पोइट्री देखेगा या किसी भी तरीके की इंग्लिश पोइट्री से रिलेटेड कोई सी भी ऐसी लाइन या कोई ऐसा पद हो, उसमें ज़्यादातर होता है लाइक, सो, एज का प्रयोग होता है। तो वहाँ पर ऐसी क्रिएशन में देख लेना कि जहाँ इन शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, वहाँ पर राइटर ने अपनी पोयम में सिमिली अलंकार का प्रयोग किया है। ये चीज़ नोट कर लेना। और इसकी परिभाषा मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, जिससे कि आसानी से याद करने के लिए इस चीज़ को इजी बना दें। सभी विद्यार्थी देखेंगे हिंदी ट्रांसलेशन में सिमिली, जब लेखक अपनी रचना को सुंदर बनाने के लिए सो, लाइक, एज, ये जो लिखे हुए वर्ड हैं ये बहुत मोस्ट है, ध्यान रखने की चीज़। सो, लाइक, एज आदि शब्दों का प्रयोग करके दो वस्तुओं का मतलब होता है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डिफरेंट, यानी अलग अलग प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना करता है, वहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे एग्जांपल को समझेंगे, लाइफ, फर्स्ट वन लाइफ एंड सेकंड वन इज ड्रीम। यहाँ पर लेखक क्या प्रयोग कर रहा है? लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। जीवन जो है वो एक स्वप्न है, यानी जीवन की तुलना सपने से की गई है। यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है एक स्वप्न है और एक लाइफ है, दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो आपस में अलग अलग हैं और एक दूसरे की तुलना की जा रही है। और मेजर वर्ड लगा हुआ है इसमें लाइफ। इसका मतलब लाइफ हमारा यहाँ पर भी दिया हुआ है। समझने की बात है कि लाइक जैसा शब्द देख लिया तो हम पक्का समझ गए यहाँ पर लगा हुआ हमारा सिमिली अलंकार है। बस सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे वर्ड को तलाश कर लो और दो वस्तुएं देख लो अलग अलग प्रकार की हैं, आपस में तुलना हो जाए तो क्या होगा? वहाँ पर सिमिली अलंकार होगा। अब जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और फिर नंबर 2 मेटाफर पे डिस्कस करेंगे। नंबर 2 मेटाफर पे डिस्कस करेंगे। इसको जल्दी से उतार लीजिएगा। लेट्स सेकंड वन इज मेटाफर। हिंदी में कहते हैं इसको रूपक। और सिमिली यानी मेटाफर एंड सिमिली दोनों अलंकार में बहुत ही ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो एग्जामिनर होता है वो मेटाफर और सिमिली के बीच में ही प्रश्न पूछता है। ध्यान से समझ लेना चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, जब भी एग्जामिनर प्रश्न मालूम करेगा वो दोनों मेटाफर या सिमिली में करेगा, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन लगभग दोनों की समान है। अब वो क्या अंतर है मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ। देखो ध्यान से समझना है, दो अगले बहुत ईजी है लेकिन ये दोनों थोड़े से समझने वाले हैं। मेटाफर जो होता है इसकी परिभाषा ये होती है कि इसमें भी दो वस्तुओं की तुलना आपस में की जाती है। सेम डेफिनेशन है सिमिली की, सिमिली में भी दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है। अब परिभाषा तो यहाँ तक सेम हुई, भाई सिमिली में भी दो वस्तुओं की तुलना हो रही है, मेटाफर में भी दो वस्तुओं की तुलना हो रही है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट कैसे पता करेगा कि यहाँ पर सिमिली है या मेटाफर है, उसका अंतर मैं बता रहा हूँ। देखो जो सिमिली होगा उसकी परिभाषा में सो, लाइक, एज जैसे शब्दों का प्रयोग डेफिनेटली मिलेगा, पक्का होगा बिल्कुल। लेकिन मेटाफर जो होगा, मेटाफर में सो, लाइक, एज जैसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। उसके अंदर किसी भी कंपैरेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किए करेगा लेखक कभी भी, तो वहाँ पर समझ लेना मेटाफर है। फिर रिवाइज कर रहा हूँ, सिमिली में सो, लाइक, एज जैसे शब्दों का प्रयोग होगा, मेटाफर में किसी भी तुलनात्मक शब्द का प्रयोग लेखक नहीं करेगा। दो वस्तुओं की तुलना सिमिली में भी होगी और दो वस्तुओं की तुलना मेटाफर में भी होगी। उसका मैं एक एग्जांपल लिख करके तुम्हें समझा रहा हूँ, तब उसको ध्यान से समझ लेना। तो हम बात कर रहे थे मेटाफर के बारे में यानी रूपक के बारे में। जब लेखक दो वस्तुओं की तुलना करता है, लेकिन पर जरा ध्यान रखना, सो, लाइक, एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, ये जरा नोटिस करने वाली बात है। सो, लाइक, एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता तो वहाँ मेटाफर होता है। हमें ध्यान रखना है नहीं करता है, यानी इन शब्दों का प्रयोग उसकी रचना में नहीं होगा या उसकी लाइनों में नहीं होगा, तो समझ लेना वहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच लगा हुआ है। जैसे कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यहाँ पर दो चीज़ों की तुलना की जा रही है, कैमल की और डेजर्ट की। डेजर्ट होता है रेत का कोई टीला या रेत का क्षेत्र जहाँ पर रेत ही रेत होता है, एक स्थान है और एक जीव है कैमल। तो यहाँ पर कैमल की तुलना की जा रही है किससे? शिप ऑफ द डेजर्ट, अर्थात जहाज किस चीज का? रेत का, यानी ऐसा जहाज जो रेत में चलता हो उसकी तुलना की जा रही है जहाज की किससे? कैमल से। तो यहाँ पर एक जहाज हुआ, एक ऊंट हुआ, दोनों की तुलना की जा रही है, लेकिन सो, लाइक, एज जैसे किसी भी शब्द का प्रयोग इसमें कहीं नहीं हुआ है। तो क्या हुआ यहाँ पर? मेटाफर हुआ। समझने की बात यही है बस। एक ऐसी कोई लाइन जिसमें दो वस्तुओं की अलग अलग तुलना की जा रही हो लेकिन सो, लाइक, एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा हो, तो वहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या और उतार लें या नोट कर दें। थर्ड वन, नंबर 3, पर्सोनिफिकेशन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मानवीकरण, अर्थात मानव से संबंधित कोई ऐसी बात, वहाँ पर मानवीकरण लिखा है। जब लेखक अपनी रचना में किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर प्रस्तुत करता है तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। अर्थात समझने वाली बात यह है कि लेखक किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का जिक्र अपनी रचना में करेगा जो बिल्कुल जानदार ना हो, बिल्कुल निर्जीव हो, मृत हो, जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, उसको सजीव मानता है। ऐसी किसी चीज़ का वर्णन किया जाएगा तो वहाँ पर मानवीकरण होगा, अर्थात किसी निर्जीव वस्तु को जिंदा यानी जीवित मान करके उसको प्रस्तुत करता है, अपनी सुंदर बनाने के लिए अपनी रचना को
तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब यहाँ पर देखो एक्सपीरियंस का जिक्र किया है कि अनुभव जो होता है वो सबसे अच्छा टीचर होता है, सबसे अच्छा टीचर यानी द बेस्ट टीचर। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस कोई चीज़, कोई व्यक्ति तो है नहीं जिसको बेस्ट टीचर की उपाधि दी जाए, जिसको एक अच्छा टीचर मान लिया जाए, क्योंकि टीचर कोई व्यक्ति होता है, व्यक्ति होता है सजीव, और एक्सपीरियंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम प्राणी मान ले या कोई अध्यापक मान ले, ये तो कोई चीज़ है नहीं, अस्तित्वहीन चीज़ है। और इसको यहाँ पर एक टीचर मान लिया गया है जिसका कि अस्तित्व होता है, यानी इस बेजानदार चीज को जानदार चीज मान करके प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर हमारा लेखक ने क्या प्रयोग किया है, पर्सोनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण। गो नेक्स्ट नंबर है और हाइपरबोल। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थात जब लेखक किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, यानी कोई बात रियल में कुछ और होती है लेकिन उसको ज़्यादा हाइपरबोल कर दिया जाए, ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति होती है। जनरली बात में भी हमने सुना होगा कि बात कर रहे हो भाई, बड़ी अतिशयोक्ति से बात कर रहे हो, बढ़ा चढ़ा करके बात करो, यानी जो रियल में होना और उसको बहुत ज़्यादा कुछ हाइपरबोल कर दिया जाता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब लेखक किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, वहाँ पर हाइपरबोल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से जल्दी समझ जाओगे, सी वेट ओशियंस ऑफ टीयर। सी वह, वेट माने रोई, ओशियंस ऑफ टीयर्स का मतलब होता है आंसू की बाढ़ ला करके, अर्थात वो ऐसे रोई जैसे समुद्र में बाढ़ आ जाए, यानी समुद्र का पानी चारों तरफ फैल जाए। अर्थात सोचने वाली बात है कि कोई भी रोएगा तो क्या वो ऐसा हो सकता है कि उसके आंसुओं से पानी की बाढ़ आ जाए, हुई ना अतिशयोक्ति। इसीलिए यहाँ पर जो है लेखक ने हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है, यानी ऐसी बात को जो कि अपने अस्तित्व में बहुत कम महत्व रखती हो और उसको ज़्यादा महत्व दे करके लेखक अपनी बात को प्रस्तुत करता है, तो वहाँ पर जो होता है हाइपरबोल होता है। जैसे तुमने क्या होगा, आप सभी ने देखा होगा, साउथ इंडियंस की फिल्में जो होती है जाता है हाइपरबोल पर आधारित होती है। एक बात को इतना बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया जाता है जिससे ऑडियंस और देखने वाले जो है उसको ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ पर हाइपरबोल ऐसी बात को जो लेखक बात कुछ होना और उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करता है, तो वहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाए। दैट्स ऑल। मैं आशा करता हूँ कि सभी 4 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच आपकी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले 3 प्रकार जो है उनको डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। अब देखते हैं कितने उसकी बनी है।